सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पर उससे पहले बता दूं कि आज हम लोग 13th मई के टॉप 10 जीके एमसीक्यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज भी ज्यादा क्वेश्चन मिल गए मुझे। आज 13 क्वेश्चंस मिले हैं, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो वो पूरे 13 क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, न्यूज आर्टिकल्स, पूरा दिन का कवरेज करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस जो आज मिले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स रिलीज हुई है, इकोनॉमी के सवाल हैं, स्पोर्ट्स के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज। उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो 2 चीजों को मिला है, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफिकल मैपिंग वाले भी काफी सवाल हैं आज। एक कमिटी की हमें मेंबरशिप मिलने वाली है इंडिया को बहुत जल्दी, तो बिल्कुल वैरायटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको आज मिलेंगे, ठीक है। आप वैसे भी जानते हैं कि कल वर्ल्ड नर्सिंग डे था। तो नर्सिंग की फाउंडर कौन है वो भी पूरी जानकारी आज के वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा एंड तक। अब पहले अनाउंसमेंट सुन लीजिए, फैन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि मैं कॉन्ट के वीडियोस बना रहा था, पीएनसी का बनाया, थोड़ा ज्योमेट्री का बनाया, क्वाड्रेटिक का बनाया, इस तरह से। अब थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया चीजें मैंने। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से डेली बेसिस पर 2 वीडियोस आएंगे। एक तो मॉर्निंग वाला आएगा और एक दिन में कॉन्ट का आएगा। कॉन्ट रीजनिंग मतलब मैं वो उससे मिक्स करता रहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्स में जीके भी आता है और कॉन्ट भी आता है ज्यादातर, ठीक है। और इस कारण से मैं दोनों ही एंगल चैनल में कवर करूंगा और पूरे कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने हिस्से कुछ कुछ ऐसा था पहले, जैसे मैंने ज्योमेट्री का हिस्सा कवर करवा दिया, अब मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। जैसे पीएनसी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है हमारा, उस तरह से, ठीक है। और एक बात और, मैं किस एग्जाम के लिए कवर करा रहा हूं, ये सवाल आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात समझिए। पीएनसी की बात करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। किस एग्जाम में नहीं आता? भाई जहां जहां कॉन्ट आ रहा है वहां पे पीएनसी आ जाता है, ठीक। हाँ, लेवल का फर्क हो सकता है, पर मैं सारे लेवल कवर कराऊंगा आपको। सिंपल से सिंपल और डिफिकल्ट पूरा पूरा कवरेज रहेगा आपका, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, वक्त बदल रहे हैं एग्जामों के। ऐसा नहीं कि भाई कैट में मुश्किल मुश्किल ही आता है और बैंक एसएससी में कॉन्ट आसानी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। चीजें बदल रही हैं। इन एग्जाम में भी काफी मुश्किल सवाल मिलेंगे, मैं आपको एक्चुअल एग्जाम के सवाल लाऊंगा। और कैट में भी कई बार बड़े आसान सवाल आ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी तैयारी को एग्जाम के कंपार्टमेंट में मत बांटो। एटलीस्ट एज अ टीचर तो मुझे करना ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं पढ़ाऊंगा फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, तो मैं प्रोबेबिलिटी पूरा करवा दूंगा। आप देखिए, आसान क्वेश्चन भी देखिए, मुश्किल वाले भी देखिए। आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, मेरी गारंटी। उतना ही काफी है। आप किस एग्जाम में क्या रहे उसमें चिंता करने की क्या जरूरत है हमको, ठीक है। तो डेली बेसिस पर वीडियोस आएंगे और आप निश्चिंत होकर, बिल्कुल आपको इस चैनल पर कंटेंट मिलता रहेगा, थ्योरी भी, अंडरस्टैंडिंग भी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और एक्चुअल एग्जाम वाले क्वेश्चन भी। मैं सब कुछ लाऊंगा। हाँ, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता फ्रेंड्स, कि आप चाहे कि मैं 10 मिनट का वीडियो बना दूं, नहीं। काम करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा और पूरी चीजें कवर कराऊंगा, समझाते हुए। क्योंकि मेरा काम, स्पीड तो बढ़ेगी प्रैक्टिस से, पर फाउंडेशन भी तो बनना चाहिए। बिना फाउंडेशन के फॉर्मूले रट के तो कभी कोई एग्जाम नहीं हो सकता। और फाउंडेशन में ठीक से बनवाऊंगा, उसके लिए मुझे समय चाहिए होगा, जो मैं लूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार में ना देखिए, हिस्सों हिस्सों में देखिए, पर पूरा देखिए, स्किप मत करिए। भाई दिस इज एजुकेशनल वीडियो। तो अगर आप सिर्फ मेरा चैनल देखिए, बिल्कुल आप किसी और चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सारे चैनल अच्छे होते हैं। देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि यही चैनल अच्छा है। सब अच्छे होते हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। पर आप जिस एक को मानते हैं, उसके वीडियोस जिसका भी देखते हैं, पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर, मैं हूं या कोई भी और, मैं यूट्यूब पे देखता हूं कई लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को पूरा फॉलो करिए, तभी जस्टिस हो पाएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जिसको भी आप देखते हैं, ठीक है। अब इस कहानी में आज क्या आने वाला है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम पूरा बैकग्राउंड फाउंडेशन कवर कर चुके हैं, काफी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब हम लेवल अप करेंगे। पीएनसी में काफी वैरायटीज और बनती हैं, जैसे कि आज हम कवर करने वाले हैं वर्ड रैंक वाले क्वेश्चन। कि अगर हम किसी वर्ड के अल्फाबेट से ही वर्ड फॉर्मेशन करें, तो उस पर्टिकुलर वर्ड की रैंकिंग क्या होगी। इनको हम बोलते हैं डिक्शनरी क्वेश्चंस या वर्ड रैंक क्वेश्चन। बड़े उलझाऊ सवाल होते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, पर आज मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको। और उसी वीडियो में एक होमवर्क भी दूंगा छोटा सा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, ठीक है। वो दिन में वीडियो आएगा। फिर इस तरह से सिर्फ पीएनसी नहीं, प्रोबेबिलिटी भी लाऊंगा। हर चैप्टर, नंबर, पूरा ज्योमेट्री, सब कुछ आज से आना शुरू होगा। लगातार रोज आएगा, ठीक है। तो मैं पूरी मेहनत करने वाला हूं कंटेंट फॉर्मेशन करने में। एक्चुअल एग्जाम के सवाल सब कुछ लाऊंगा आपके लिए। आप बस भरोसा करके चीजें देखते रहिए, काम बन जाएगा। आज दिन का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज अ स्लाइटली ट्रिकी टॉपिक, पर मैं अज्यूम करता हूं कि आपने पीएनसी की वीडियोस देख लिए हो, बड़े तरीके से समझेंगे उस चीज को, ठीक है। क्वेश्चंस काफी आते हैं उस फील्ड से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो कहानी आज से शुरू करते हैं, और सुबह के वीडियो आते ही रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ जीके के टॉपिक और एमसीक्यूज वीडियो भी टाइम निकाल के बीच में बनाता रहूंगा। क्लियर? चलिए, आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया था, सो कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं आज वो रिप्लाई भी कर दूंगा। और आज कहानी शुरू करते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करें। तो 13th मई के टॉप 10, एक्चुअली 13 सवाल हैं आज, एमसीक्यूज देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे कि नॉमिनी, कहाँ गया, हाँ ये रहा, nominee of which country will replace Japan as the chairperson of WHO's executive board। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जिसके चेयरपर्सन अभी जापान से हैं, वो रिप्लेस होने वाले हैं 22 मई के आसपास। अब वो नए कौन सी कंट्री के नॉमिनी चेयरपर्सन बनेंगे, और आंसर है इंडिया। हमारी कंट्री के चेयरपर्सन होने वाले हैं कहां पे, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है डब्ल्यूएचओ का, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब यहां पे खबर ही आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करने के हिसाब से यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सवाल तो बन ही सकते हैं इसमें, तो दोनों तरह के एंगल्स हैं। और यूपीएससी में मेंस में जो जीएस का पेपर आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कई ऑप्शनल्स में, उसके बाद इंटरव्यूज, जीडी, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। पहले फैक्चुअल खबर सुन लो, फिर पूरा एनालाइज करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज आर्टिकल है ये देख लो पहले। अब ये देखो, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाँ ये खबर बाद में बताऊंगा, पहले इंडिया वाली एंगल सुन लीजिए। इंडिया, इट इज सेट टू टेक ओवर एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी इन में। ठीक है, सो जो डब्ल्यूएचओ की डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके चेयरपर्सन अगले इंडिया से होने वाले हैं। और यहां पे देख सकते हैं, ऑफिशियल्स हैव कंफर्म्ड दैट इंडियाज नॉमिनी विल टेक ओवर एज चेयरपर्सन रिप्लेसिंग जापान। ये बात समझ गए? आई थिंक डेट 22 मई की है जब ये इंडिया टेक ओवर करेगी, जितना मुझे पता है। ठीक, और ये देखो, ये बोर्ड कितने मेंबर्स का होता है? इट इज अ 34 नेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, अब ये तो बोर्ड की फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बात होगी। अब इशू क्या है, इंडिया अब बहुत जल्दी चेयरमैन बनने वाला है, बस 7-8 दिन ही तो बचे हैं। ठीक है, अब इंडिया के सामने एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम आई हुई है, और वो प्रॉब्लम मतलब एक धर्म संकट आया हुआ है। वो इस तरह से है, यूएस और चाइना लड़ तो रहे हैं, वैसे तो इनका रिश्ता मुझे आज तक समझ में आया नहीं कि ये लोग कोरोना वायरस के नाम पे लड़ते रहते हैं, अपनी ट्रेड डील भी चालू कर लेते हैं। फिर लड़ना ही है तो ट्रेड डील क्यों चालू कर रहे हो? तो समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है, लड़ते भी रहते हैं, साथ भी रहते हैं। खैर, जो भी रीजन है, तो एक तो कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत लड़ रहे हैं कि यूएस बोलता है कि दो बातें बोलता है। एक तो चाइना में ही शुरू हुआ था, दूसरा ये बोलता है कि चाइना इसको रोक सकता था समय आने पर, और डब्ल्यूएचओ से भी काफी खुन्नस रहती है यूएस को। उनको लगता है कि डब्ल्यूएचओ काफी फेवर करता है चाइना को। एनीवेज, ये यूएस का एलिगेशन है। एक चक्कर और चल रहा है जिसके कारण ये लोग थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, वो है ताइवान इशू। ठीक है, अब ताइवान क्या है, पहले लोकेशन समझ लो फिर समझाता हूं आपको। ये वर्ल्ड मैप में, ये तो रही हमारी इस तरफ, ये दीज आर अवर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, यहां इंडिया, ये म्यांमार देख रहे हो ना, इसके बगल में यहाँ पे इंडिया शुरू हो जाता है, तो वो अभी नहीं दिखाया मैंने। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा चाइना। ठीक है, अब इधर ये, दिस इज ताइवान, कैपिटल ताइपे होता है ताइवान का, ये है ताइवान। अब ताइवान का हिसाब बिल्कुल हांगकांग की तरह है। ठीक है, हांगकांग सॉरी हांगकांग और ताइवान जो है, इन दोनों को ही चाइना अपना पार्ट बोलता है। दोनों जगह गवर्नमेंट चल रही है अपनी, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट या सेमी ऑटोनॉमस बोल लीजिए आप, सरकार चल रही है अपनी जगह पर चाइना दोनों को अपना हिस्सा मानता है और अपनी सुप्रीमेसी वहां पे क्लेम करता है। अब ताइवान में हांगकांग की तरह, ये रहा हांगकांग, इट इज ऑल्सो वेरी बिग फाइनेंशियल सेंटर। अब हांगकांग में तो बड़े खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहे थे, अभी थोड़े रुक गए पर थोड़े थोड़े अभी भी चल रहे हैं। कुछ महीने पहले कोरोना वायरस के पहले तो बड़े खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहे थे, और चाइना को बहुत फोर्स लगाना पड़ा प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। इस तरह के प्रोटेस्ट ताइवान में नहीं चल रहे हैं, पर हिसाब बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो चाइना क्लेम करता है कि भाई ये दोनों रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है, और ये पूरा इशू चल रहा है। अब चक्कर ये है, बैकग्राउंड समझ गए ना? अब यहां देखिए, इस वक्त यूएसए चाहता है कि डब्ल्यूएचओ में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, उसमें ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए। ये देखो कि यूएस का मूव है टू री इंस्टेट ताइवान ऑब्जर्वर स्टेट एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और चाइना इसे अपोज कर रहा है। तो डब्ल्यूएचओ में जो इंपॉर्टेंट बॉडी होती है डब्ल्यूएचए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसमें यूएस चाहता है कि ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस मिले, जिसको चाइना अपोज कर रहा है। चाइना क्या बोल रहा है, अरे वो हमारा ही तो हिस्सा है, तो उसको ऑब्जर्वर स्टेट क्यों दे रहे हो आप? ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है चाइना, क्योंकि यूएस चाइना के इंटरनल इशू में घुस रहा है। ठीक, तो ये पूरा चक्कर चल रहा है। अब उसमें हम बनेंगे चेयरपर्सन उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि हम यूएस का साइड लें या फिर चाइना का साइड लें। खैर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एस जयशंकर, ही सच अ एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट, और अब तो मिनिस्टर हैं ये,
संभाल लेंगे ये, पर बड़ा प्रेशर रहता है। अब प्रेशर समझिए, अब बैकग्राउंड समझे ना, अब खबर आपको समझ में आएगी। सो एज द टेंशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना राइज ओवर द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, वो टेंशन तो चल ही रहा है। India, which is set to take over as the next chairperson of the World Health Organization's decision-making executive body in May. अब now we will be faced with a major choice on, अब हम इनको सपोर्ट करें उनको सपोर्ट करें, on whether to support US. US move to reinstate Taiwan's observer status at the World Health Assembly or to China's opposition to it. तो यूएस चाहता है ताइवान को बनाए, जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिले उनको, चाइना अपोज करे, तो हम इनका सपोर्ट करें, हम उनका सपोर्ट करें। ठीक है। सो ऑन मंडे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड अ 7 नेशन वर्चुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स कन्वीन्ड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, which appeared to be a part of Washington's effort to gain support for its move to effect changes at WHO। तो इन्होंने, जयशंकर जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, 7 देशों की थी, जिसे कन्वीन किसने किया था? 7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसे कन्वीन किया था माइक पॉम्पियो ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के, मुझे तो लगता है राइट हैंड की तरह है ये, बिल्कुल ही पावर्स है इनके पास। अब उसमें अपियर हुए थे एस जयशंकर। ऐसा लगता है, इट अपियर्स दैट ये मीटिंग यूएस का एक एफर्ट था कि डब्ल्यूएचओ में जो चेंजेस करना चाहते हैं उसको, उसके लिए सपोर्ट गेन करने के लिए। ठीक। और यूएस ने क्लियरली क्या बोला है? द यूएस हैज इन द रिसेंट पास्ट अक्यूज्ड डब्ल्यूएचओ ऑफ बीइंग अ पीआर एजेंसी फॉर चाइना ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो यूएस तो बोलते ही कि भाई डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारी खबरें छुपाई चाइना की, पहले बताया ही नहीं कि कोरोना वायरस इतनी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वरना इसको चाइना में रोक देते। ये सब एलिगेशन लगते हैं। अब ये तो एक तरफ हो गया, अब दूसरा साइड सुनिए। On Wednesday, Mr. जयशंकर will take part in, वेडनेसडे आज ही है शायद, हाँ मतलब आज ही शायद, हाँ वेडनेसडे आज ही है ना, हाँ तो आज ये मीटिंग होगी। अब पहले तो यूएस की हुई थी, अब चाइना वाली मीटिंग होने वाली है। ऑन वेडनेसडे मिस्टर जयशंकर विल टेक पार्ट इन अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ 8 नेशन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की मीटिंग होने वाली है। ठीक है। इट विल बी लेड बाय चाइना एंड रशिया, विच विल डिस्कस रिस्पॉन्सेज टू द पैंडेमिक। ठीक है। द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द सेम डे द यूएस सेनेट पास्ड एन एक्ट टू डायरेक्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू रीगेन ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर ताइवान इन द डब्ल्यूएचओ। ठीक है। बिगिनिंग विद इट्स डिसीजन मेकिंग बॉडी द डब्ल्यूएचए। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग यूएस वाली कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए, तब चाइना वाली भी एससीओ वाली हो रही है। डिस्कशन पैंडेमिक के ऊपर हो रहा है, बट हमें दोनों पक्षों में रहना है भाई, हम किसी एक पक्ष को बहुत स्ट्रांगली नहीं ले सकते, मजबूरी है। ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि यूएस के सेनेट ने भी एक एक्ट पास कर दिया है, मतलब ये काम ऑफिशियली चल रहा है, सिर्फ बैक एंड प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो ठीक है, क्या पास करा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डायरेक्शन दिया है सेनेट ने कि आप स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि ताइवान को डब्ल्यूएचओ में ऑब्जर्वर स्टेटस में, जिसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? डब्ल्यूएचए से। अंतर समझ लो, डब्ल्यूएचओ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो मेन बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग की, उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये असेंबली डब्ल्यूएचओ का ही पार्ट होती है। ठीक है। तो पहले डब्ल्यूएचए से शुरुआत करो कि वहां पे बन जाए ताइवान, उसके बाद डब्ल्यूएचओ पूरे में भी ये कोशिश करो। ये सेनेट ने अमेरिका के एसओएस को बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है। तो अमेरिका पूरा प्रेशर लगा रहा है, इधर चाइना भी अपोज कर रहा है इस चीज को। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में देख लीजिए। द जेनीवा बेस्ड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विल होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग ऑन May 18th and 19th टू इलेक्ट मेंबर्स टू द 34 नेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है। अब ये आपकी खबर तो बताई दी मैंने कि जापान को कौन रिप्लेस करेगा? इंडिया। ये खबर के चक्कर है। अब ताइवान का मतलब समझ गए, ताइवान हांगकांग का रिश्ता चाइना से समझ गए आप लोग। यूएस चाह रहा है कि डब्ल्यूएचओ में ऑब्जर्वर स्टेटस हो, जो शुरू किससे हो? डब्ल्यूएचए से, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो डब्ल्यूएचओ के अंडर ही आता है। यूएस की सेनेट एक्ट पास कर चुकी है, यूएस सरकार कोशिश कर रही है, चाइना अपोज कर रहा है। हम दोनों पक्षों को बैलेंस करना चाहेंगे, अब वो कैसे हो पाता है ये जयशंकर जी को सोचना पड़ेगा, मोदी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। आई थिंक सोच लेंगे, क्योंकि बड़े ही एफिशिएंट लोग बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। बट प्रॉब्लम तो है फ्रेंड्स, मतलब कि दोनों पक्षों को बैलेंस करना इज नॉट इजी, और दोनों बिल्कुल गुस्से में लगे हुए दूसरे के खिलाफ, पता नहीं क्या होगा। एनीवेज, इशू समझ गए ना? इंपॉर्टेंट इशू, ध्यान रखिएगा। मैप पे तो बताई दिया मैंने आपको, ये ताइवान, कैपिटल ताइपे है इसका। ठीक है। मैंने इसके बारे में और ज्यादा नहीं पढ़ा, पर मुझे इतना पता है कि जो पहले अपने वो आते थे ना, अपने ट्रेडमिल्स वगैरह,
एक्सरसाइज करने की जो मशीन्स होती है ना, उन ट्रेडमिल्स में सबसे अच्छी ट्रेडमिल, वैसे तो बहुत देश बनाते हैं, ताइवान की ट्रेडमिल्स बड़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा मैं कुछ साल पहले सुनता था जब मैं उन चीजों को खरीदने गया था। तो ताइवान फेमस है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, खासकर ट्रेडमिल वगैरह के लिए मैंने काफी सुना है। मतलब वहां पे बार बार बोलते थे मेड इन ताइवान, मेड इन ताइवान, तो फेमस है उस तरह से। खबर समझ गए ना, आगे चलते हैं। चलिए, पैंगोंग सो लेक, ये बहुत फेमस लेक है। पैंगोंग सो लेक इज लोकेटेड एट, अब ये जो पैंगोंग लेक है ये दो देशों में है। इसका कुछ हिस्सा इंडिया में है और कुछ हिस्सा तिब्बत में है, जो कि चाइना में है। तो ये लेक जो है, ये कुछ हिस्सा इंडिया में है और कुछ चाइना में है। ठीक है फ्रेंड्स, थ्री इडियट्स मूवी का जो एंड था ना, जिसमें वो आखिरी में स्कूटर लेके करीना कपूर आती हैं, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बताइए कि वो, मैंने शायद पढ़ा है, मैं श्योर नहीं इसलिए मैं से क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्या वो हिस्सा भी, क्योंकि जो हिस्सा इंडिया का है, पहले क्वेश्चन बता दो फिर मैं उसकी बात करता हूं, वरना आपको आंसर मिल जाएगा। पैंगोंग सो लेक कहां लोकेटेड है? इंडिया वाला हिस्सा, आंसर है लद्दाख। ठीक है, तो जो लद्दाख है इंडिया में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग हो चुके हैं, दोनों यूटीज बन चुके हैं। लद्दाख में है पैंगोंग सो लेक, और ये लेक दो देशों में है। ठीक है, कुछ हिस्सा इंडिया में है लद्दाख, कुछ हिस्सा तिब्बत में है चाइना। ठीक है, एंड आई हैव बीन टू दिस लेक, जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ पे घूमने गया था लद्दाख एरिया में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि थ्री इडियट्स में जो लास्ट सीन पूरा लेक के बगल में शूट हुआ है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है कि वो पैंगोंग सो लेक थी। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, मुझे एकदम से याद आया। आप भी रिसर्च करिए, अगर कुछ आंसर मिले इसका तो बताइएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, क्लियर? अब इशू क्या है वो समझ लीजिए। लोकेशन देख लो पहले, ये मैं पूरा सिर्फ उतना हिस्सा बता रहा हूं। तो लद्दाख एरिया में यहां पर आप देख सकते हैं पैंगोंग सो लेक। ठीक है, दिस इज लद्दाख एरिया, यहाँ पे पैंगोंग सो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। शायद ये विंटर्स में पूरी जम भी जाती है, बड़ी सुंदर लेक है। आई हैव बीन देयर, आपको भी घूमने जाना चाहिए जब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो कोरोना वगैरह के बाद बहुत ही बढ़िया जगह है ये। ठीक है, अब देख लीजिए कि आप जानते हैं ना कि एक माइनर फेस ऑफ हो गया था कुछ चाइना इंडिया के बॉर्डर पे, उसी की एक आगे वाली खबर है। सो एक जो बात चल रही थी कि क्या चाइना के हेलीकॉप्टर्स ने एयर स्पेस वायोलेशन किया है, तो उस पर क्लैरिटी आई है दैट जो पैंगोंग सो एरिया है वहां पे कोई भी एयर स्पेस वायोलेशन नहीं हुआ। ठीक, सो नो ऑनगोइंग फेस ऑफ और बिल्डअप ऑफ आर्म ट्रूप्स एट द लेक, ये आर्मी स्पोक्स पर्सन ने बोला है, क्लियर करा है। सो हेलीकॉप्टर्स ऑफ द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो जो पीएलए आर्मी है चाइना की, इट केम क्लोज टू द बॉर्डर ड्यूरिंग द फेस ऑफ विद द इंडियन आर्मी नियर पैंगोंग सो लेक इन ईस्टर्न लद्दाख लास्ट वीक, बट देयर वाज नो एयर स्पेस वायोलेशन ऑन ईदर साइड। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने बोला है। ठीक, और एक बात और, आर्मी स्पोक्सपर्सन कर्नल अमन आनंद जी ने बोला है कि देर इज नो ऑनगोइंग फेस ऑफ एट द पैंगोंग सो लेक और एनी बिल्डअप ऑफ द आर्म ट्रूप्स इन द एरिया। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ना फेस ऑफ हुआ था और ना ही एयर स्पेस वायोलेशन हुआ है। थोड़ा माइनर माइनर स्कफल जरूर हुआ था दोनों फोर्सेस के बीच में, क्योंकि वहां पे बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है, पर वो भी प्रोटोकॉल से सुलझ गया है, तो कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है। ठीक, ये पूरा क्लियर करा है, बाकी आप लेक का फोटो देख सकते हैं, वही पूरी कहानी आगे समझाई गई है। बट जस्ट ये कि कोई भी एयर स्पेस वायोलेशन नहीं हुआ था, पर लोकेशन वाला काम हमसे पूछ सकते, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, अब मैंने आपको बोला था ना फ्रेंड्स, दो चीजों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को मिला है जीआई। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, मतलब जब कोई भी नोवल चीज किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है, जैसे दार्जिलिंग टी हो गया, मतलब बहुत सारे, मैसूर का सैंडल सोप जो होता है, और बहुत, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा। दो तीन मुझे याद है तो मैंने बताया आपको। ठीक, कोल्हापुरी चप्पल होती है शायद इसमें, और बहुत इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं क्या बताऊं आपको। उसी लिस्ट में ये जोड़ा गया है सोहराई खोवार पेंटिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जामिनेशंस में, जीके में सबसे खतरनाक चीज कुछ होती है जिसको सबसे टैकल करना मुश्किल होता है। देखो, पॉलिटी वॉलिटी संभाल लेते हैं, पर आर्ट एंड कल्चर बड़ा मुश्किल होता है, और आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स से कई बार निकल के आता है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो सोहराई खोवार पेंटिंग्स किस स्टेट को बिलोंग करती है? ठीक है, आंसर है झारखंड। ये झारखंड की बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। ये मैं फोटो लाया था, द हिंदू के वेबसाइट से फोटो है ये। ये मेनली, जो मैं कुछ और फोटोज भी देख रहा था, ये कई बार घरों की या बिल्डिंगों की दीवारों पे भी पेंट करा जाता है। तो जो मड हाउसेस होते हैं ना, उनकी दीवारों पर भी इसको पेंट करा जाता है, और बड़ी सुंदर पेंटिंग लग रही है। तो इसके बारे में दो दो क्वेश्चन पहले देख लो, फिर दोनों बातों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो किससे जीआई मिला है? जीआई क्या होता है? पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब जो होता है ना, उसी तरह का जीआई भी होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, तो सोहराई खोवार तो मैंने बता दिया, एक और को मिला है, फिर आर्टिकल देखते हैं। तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल बिलोंग्स टू विच स्टेट? एंड द आंसर इज तेलंगाना। फोटो देखिएगा, ये होता है तेलिया रुमाल। ठीक, तो मैं आपको इसके आर्टिकल, अगले स्लाइड पे आर्टिकल इसके बारे में बताऊंगा, पर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर या तो झारखंड से हैं जिन्होंने सोहराई खोवार पेंटिंग देखी है ये वाली, और जो लोग तेलंगाना से हैं या जिन्होंने तेलिया रुमाल ये पूरा चीज देखी है, आपको कमेंट करना है। क्योंकि हम तो देखिए पेपर में खबरें पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, पर जिसने अप फ्रंट इंसान ने देखा होता है वो बेहतर जानकारी दे पाता है। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने भी चीज देखी है प्लीज अपने इनपुट्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खबर पढ़ लीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर से है ये। सो झारखंड सोहराई खोवार पेंटिंग्स एंड तेलंगाना तेलिया रुमाल वर गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनता है। अब ये पूरी कहानी है कि किसने वो रिक्वेस्ट फाइल करी थी, आप थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिए। The Sohrai Khovar painting is a traditional and ritualistic mural art being practiced by local tribal women during the local harvest and marriage season using local naturally available soils of different colors in the area of Hazaribagh district of Jharkhand. तो मतलब कि इसमें यूज करते हैं नेचुरली अवेलेबल सॉइल, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि ये पूरा यूज करते हैं। और ये तो बात हो गई सोहराई खोवार सॉइल का यूज, दिस इज वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड। अब दूसरा पढ़ लीजिए, तेलिया रुमाल क्लोथ इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विथ कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ डिजाइन्स एंड मोटिव्स इन 3 पर्टिकुलर कलर्स, रेड ब्लैक एंड व्हाइट। यही दिख रहे थे क्या? हाँ, रेड ब्लैक एंड व्हाइट। ये थोड़ा ब्लू जैसा मुझे लग रहा है, मे बी शायद वो कलर, पर हाँ कलर कुछ वैसे वैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इनको जीआई टैग मिल गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, सोहराई खोवार पेंटिंग इज प्राइमरली बीइंग प्रैक्टिस्ड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग झारखंड में। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स फॉर प्रमोशनल पर्पस इट हैज बीन सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ झारखंड ऑल्सो। तो बाकी पार्ट में भी धीरे धीरे गई है। एंड ये मैं बोल रहा था आपसे, ट्रेडिशनली पेंटिंग पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ मड हाउसेज, दे आर नाउ सीन ऑन अदर सर्फेसिस टू। तो वॉल, जो मड हाउस के वॉल्स पे ये होता है, the style features a profusion of lines, dots, animal figures, plants, often representing religious iconography. ठीक है, in recent years the walls of important public places in Jharkhand such as Birsa Munda Airport in Ranchi, Hazaribagh and Tatanagar railway stations among others have been decorated with सोहराई खोवार पेंटिंग्स। यहाँ पे जो भी लोग गए हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है भाई आपने एक चीज देखी या नहीं देखी। ठीक है, लुक्स अपीयर्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए, और बाकी दूसरा देख लीजिए। ये तेलिया रुमाल, अब जो एप्लीकेशन है, डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फाइल्ड विद, सॉरी ये मैंने ओवरलैप कर दिया, फाइल्ड विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो जो रिक्वेस्ट या डिटेल फाइल करे गए हैं तेलिया रुमाल के बारे में, वो जो एप्लीकेशन है वो पता है क्या बोलती है? वो ये बोलती है दैट तेलिया रुमाल can only be created using the traditional handloom process and not by any other mechanical means, as otherwise the very quality of the rumal would be lost. तो क्लियरली क्या बोला गया है कि जो ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस है उसी से बनता है तेलिया रुमाल। अगर किसी और मैकेनिकल प्रोसेस से आप मशीन मशीन से ट्राई करोगे तो क्वालिटी पूरी लूज हो जाएगी। ठीक है, एंड ड्यूरिंग फ्रेंड्स, और जैसे कि आप जानते हैं कल पीएम प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला था आत्मनिर्भरता, कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है। ये सब लोकली चीजें हैं, तो अब वक्त आ गया है इनका बिल्कुल लाइमलाइट में आने का। सो उस तरह भी काफी रिलेवेंट चीजें बनती हैं। ड्यूरिंग निजाम्स डायनेस्टी एक जगह थी पुत्तपका। इट इज अ स्मॉल बैकवर्ड विलेज ऑफ तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। इट हैड अबाउट 20 फैमिलीज engaged in handloom weaving who were patronized by the rich Muslim families and the निजाम रूलर। ठीक है, तो वहां से ये कहानी शुरू होती है। क्लियर दोनों बातें आपको? ठीक, एक यहां पे और बात दिख रही है। तेलिया रुमाल्स, ये बात मैं कह रहा था आपको, तेलिया रुमाल्स आर ऑफर्ड एट द दरगाह ऑफ अजमेर शरीफ इन राजस्थान with some devotees offering 50 to even 100 clothes. Okay, so Telia Rumal were worn as a veil by the princes at the erstwhile court of the Nizam of Hyderabad and as a turban cloth by Arabs in the Middle East. काफी काफी फेमस है तो, मतलब दरगाह में भी चढ़ाते हैं इसको और पहले प्रिंसेस वगैरह भी इसको पहनते थे। वेरी फेमस, इंटरेस्टिंग टू नो दिस। जानकारी पूरी ध्यान रखिएगा, सवाल भी बन सकते हैं इस पे।
चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ जोग्राफिकल मैपिंग पे सवाल है। इटलिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। इटलिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सो सवाल ये देखिएगा, पहले तो ये देख लीजिए, 3097 मेगावाट इटलिन हाइड्रो पावर स्टेशन, ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली एरिया में, दिबांग वैली में। इट हैज बीन डिलेड फॉर ओवर 6 years. दिस इज बिकॉज इट रिक्वायर्ड डाइवर्टिंग 1165 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इन द रीजन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन की बात थी, इसलिए किसकी परमिशन चाहिए होगी? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, विच इज द एपेक्स बॉडी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. It is tasked with deciding whether forest land can be diverted for industrial projects or not. It has once again deferred the decision on controversial hydropower project in Arunachal Pradesh. तो एफएससी को डिसीजन लेना था कि डाइवर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, डिसीजन दोबारा डिफर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो कब डिसीजन आ पाता है, पर फिलहाल तो ये डिफर्ड है, ठीक है। तो अब ठीक है, डिसीजन आता रहेगा, बट हमें ध्यान रखना है कितने मेगावाट का है, नाम क्या है और कौन से स्टेट में। दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इतनी की इंफॉर्मेशन जरूरी होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें लगभग 1165 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन की बात हो रही है, ठीक। अब देखिए, ये तो खबर हो गई। एफईसी के सामने एक प्रोजेक्ट और था, एक जगह पे यूरेनियम के एक्सप्लोरेशन की बात चल रही थी, ठीक है। कहां, वो देखिए कहते सवाल। अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के कुछ मतलब प्रपोजल था, वो भी एफएसी को कंसिडर करना था, बट वो भी अभी उस पर डिसीजन डिले हो गया है, ठीक। यूरेनियम एक्सप्लोरेशन ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कि अमराबाद जहां पे बात चल रही थी, वो टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो खबर यूरेनियम एक्सप्लोरेशन की है, पर सवाल ज्योग्राफी का बन गया यहां पे। बताओ, अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? आंसर इज तेलंगाना, ठीक। अगर आप में से कोई गया हो यहां पे तो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ये लोकेशन आप देख सकते हैं। दिस इज अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ओके। चले, कल 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे था, और आप जानते हैं इस पूरे क्राइसिस में नर्सेज आर लाइक गॉड्स, ठीक है। तो डॉक्टर्स तो खैर भगवान होते ही हैं, पर नर्सेज भी इक्वली, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे कुछ साल पहले डेंगू हुआ था और मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। तब डॉक्टर्स से तो हिम्मत बनती थी, पर नर्सेज भी जो सब सेवा करती थी और उनमें हिम्मत थी। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे 102 फीवर था। एक सेकेंड, इसमें पेन बंद हो गया था, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ सॉरी, चल रहा। तो आई वॉज, मुझे बहुत फीवर था और मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार गया था। तो नर्स ने बोला था चिंता मत करिए, 3 दिन में सही हो जाएंगे। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ, क्योंकि वो इतने केसेस देखते रहते हैं, उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा हो चुकी होती है। दे आर रियली केयरिंग एंड रियली मोटिवेटिंग। सो मैं तो उन लोग को बहुत मानता हूं, डॉक्टर्स को भी और नर्सेस को भी। दे आर द बैकबोन ऑफ अवर हेल्थ सिस्टम। खैर, कल 12 मई को था वर्ल्ड नर्स डे। अब सवाल ये उठता है, हु इज कंसिडर्ड और रिवर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? और आंसर ये रहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये उनका फोटो देखिए आप। शी इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग। नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं के इन्हीं मतलब शी वॉज द क्रिएटर एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और इन्हीं को बहुत प्रेज करा जाता है। और 12th में को क्या सेलिब्रेट किया था हमने? वर्ल्ड नर्स डे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरेंस, शी इज, इनका ब्रिटेन का ओरिजिन था। 1820 से 1910 के बीच में, 1820 से 1910 के बीच में रही थी। 1820 की बर्थ थी, एंड शी वॉज अ सोशल वर्कर, स्टैटिस्टिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। लकीली मैं एक बार एक नर्सिंग कॉलेज में गया था, जहां पे जो उनका कॉन्वोकेशन होता है वो हो रहा था। उस प्रोसेस का मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता, मैं कॉन्वोकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नर्सिंग कॉलेज में जब नर्सेस पूरा पढ़ाई पूरा कर लेती है और वो जब पास आउट होती है कॉलेज से, वो सेरेमनी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट या मूर्ति रखी जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की, और जो टीचर्स होते हैं वो इधर से, मतलब उनके पोर्ट्रेट से दीपक जलाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। और फिर दीपक, या आप मोमबत्ती कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट चीज नहीं पता, मोमबत्ती शायद थी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ में एक मोमबत्ती होती है, और वो लाइट जलते जलते सबको दी जाएगी। तो जैसे जैसे अब डिग्री देते हैं ना, यहां पे वो मोमबत्ती यूज करते हैं। तो टीचर्स मोमबत्ती हर स्टूडेंट को देंगे, और स्टूडेंट आगे पास करते करते, तो जो मैं समझ पाया उस प्रोसेस को देख के, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि शायद ये जो केयर की लाइट है, इसको पूरे दुनिया में स्प्रेड करना है।
और वो लाइट स्टार्ट होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी से। तो हर प्रोसेस मैंने कॉलेज में देखा था ऑफिशियली। इस प्रोसेस को बोलते क्या है, मैं तो कॉन्वोकेशन बोल रहा हूँ, ऑफिशियल शायद कुछ और नाम होता है, मुझे पता नहीं। पर उस लाइट को ट्रांसफर का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग था कि टीचर्स वो लेंगी, पूरी टीचर्स स्टेज पे खड़ी हुई थी, अपने ऐसे मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती, स्टूडेंट्स आ रहे थे वो मोमबत्ती जला के। तो मुझे जो समझ में आया कि उस लाइट को पूरी दुनिया में एमिट कर रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था और मुझे काफी अलग देखा, कि पहली बार मैंने देखा तो मुझे काफी अलग लगा। खैर, क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन भी आ सकता है नाम के ऊपर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तीन मूर्ति स्टेट इज अ फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ, किनका रेजिडेंस है फॉर्मर, फेमस है? इट इज द रेजिडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे इंडिया के, तो जवाहरलाल नेहरू जी का था। क्वेश्चन देख लीजिए। अब तीन मूर्ति एस्टेट में म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बनने वाला है, ठीक है। और इस पे काम कौन कर रहा है? द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, ऑन थर्सडे kicked off the process for the external work of the museum on the prime ministers of India by inviting bids, ठीक है। But building construction has been affected by the COVID-19 lockdown। अब थोड़ा काम अफेक्टेड चल रहा है पर रिज्यूम हो गया है। The proposed museum on the Teen Murti estate, the former residence of late Prime Minister Jawaharlal Nehru, that houses the Nehru Memorial Museum and Library, was supposed to open by October this year। अक्टूबर तक खोलने की बात चल रही थी, ठीक है। अब देखिएगा, द सीपीडब्ल्यूडी किसके अंडर आता है? एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अब उन्होंने काम शुरू कर दिया, होपफुली जल्दी से काम पूरा हो जाएगा। तो तीन मूर्ति एस्टेट, जो पहले जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे, और वहां पे उनका मेमोरियल भी है, अब वहां पे एक म्यूजियम बनेगा प्राइम मिनिस्टर्स का, ठीक है। उस पर सीपीडब्ल्यूडी काम कर रहा है। सीपीडब्ल्यूडी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इतनी जानकारी काफी रहेगी एग्जाम के लिए। देखो जल्दी खुले म्यूजियम, तो यहाँ पे घूमने जाया जाए, ठीक है। बट खबर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी। चलिए अब एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई है, 2020 की। तो पेन गायब हो जाता है, हाँ 2020, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, बट जिस्ट मैं बता दूंगा आपको। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? रिपोर्ट्स वाले सवालों में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम की बात करो, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्जाम, एमबीए एंट्रेंस में भी जैसे जैट का एग्जाम आता है, जहां पर भी जीके है, रिपोर्ट पब्लिश, फाइंडिंग्स उतना नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, बट पब्लिश कौन करता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो बताइए ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? द आंसर इज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की नहीं जो पब्लिश करती है। इट इज पब्लिश्ड, वेरीफाइड एंड पब्लिश्ड बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। अगर ना पता हो तो शायद हम गलती से डब्ल्यूएचओ मार्क कर दें, यूनेस्को मार्क कर दे, वर्ल्ड बैंक मार्क कर दे, पर आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिपोर्ट या ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा खबर नहीं है, इसमें नॉट वेरी गुड डेवलपमेंट्स, तो थोड़ा जिस देख लो बस। इंडिया इज, पूरा नहीं, थोड़ा मेन चीज बताऊंगा आपको। इंडिया इज अमंग 88 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 विच वाज रिलीज ऑन ट्यूसडे, मतलब कल रिलीज करी गई है। It also identified the country as one with the highest rate of domestic inequalities in malnutrition। अब ये कौन से इंडिकेटर और कौन से टारगेट की बात कर रहा है वो समझ लीजिए। 2012 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो डब्ल्यूएचओ का पार्ट होती है, इट आइडेंटिफाइड 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स फॉर मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन विच वर टू बी मेट बाय 2025। अब ये पूरे टारगेट अगले पैरा में लिखे, आप पढ़ लीजिएगा, एक दो बता रहा हूं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। द हिंदू का ही नेशनल वाले पेज का आर्टिकल है, तो टारगेट में कुछ देख लो। दीज रिक्वायर गवर्नमेंट टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 40% इन चिल्ड्रन अंडर 5 and prevalence of anemia by 50% among women in the age group of 19 to 49, ensure 30% reduction in low birth weight and no increase in childhood overweight। ये पूरी चीज बाकी भी पढ़ देता हूं मैं। increase the rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months up to at least 50% and reduce and maintain childhood wasting to less than 5%। ये टारगेट रखे गए थे, पर according to the global nutrition report 2020, India will miss the targets for all the 4 nutritional indicators for which data is available। तो 4 का डेटा अवेलेबल है, उसमें तो इंडिया टारगेट को मिस करेगा, ऐसी चांसेस हैं, और वो कैटेगरीज यहां पे दी हुई है। अब जो पूरी स्टेट वाइज कहानी है या इनकी डिटेल परसेंटेज डेटा वाइज कहानी है, वो पूरा आर्टिकल में यहां पे दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं, बट मेन जिस मैंने समझा दिया आपको।
ठीक है, तो रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है और कुछ जिस्ट आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप एक बार रीड बाकी भी कर सकते हैं, बट रटने की जरूरत नहीं है, ये फिगर इतना भी एग्जाम में नहीं आते हैं कि आपसे एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ लेगा, उसकी चिंता की बात नहीं। ठीक है, चलिए, विच सिटी हैज डिसाइडेड टू टेस्ट इट्स एंटायर पॉपुलेशन फॉर कोविड 19? न्यूयॉर्क, वुहान, सिंगापुर या सियोल? बताइए, खबर पढ़ी आपने? एक शहर ने बोला है कि अपनी पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट कर लेगा, बताओ कौन सा? वुहान। खबर जानते हैं आप? वुहान में चाइना ये बोल रहा था, चाइना की बातें माननी पड़ती हैं, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट प्रेस तो है नहीं, चाइना ये बोल रहा था कि वुहान में पूरी तरह से कोरोना वायरस खत्म हो गया है, और ऐसा चाइना वाले बोल रहे थे कि लाइफ नॉर्मल शुरू हो चुकी है, कि सब कुछ चालू हो गया, लोग नॉर्मली वहां पे मूव कर रहे हैं, पर कुछ केसेस रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नए, मतलब कुछ दिनों तक कोई नया केस नहीं मिला था, अब कुछ केसेस मिल रहे हैं, तो इस कारण से जो ये बीमारी दोबारा निकल के आ रही है वुहान में, इसलिए वहां की सिटी ने डिसाइड किया है कि पूरी पॉपुलेशन का टेस्टिंग दोबारा करवाएंगे ताकि रिसर्जेंस को रोका जा सके। देखते हैं किस तरह से करवाते हैं और क्या रिजल्ट निकल के आता है। वुहान इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दो तीन सवाल और है, अब देखिए। विच कंपनी हैज इनिशिएटेड फेज 3 ट्रायल ऑफ फाविपीरावीर फॉर कोविड 19 इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग है फाविपीरावीर। किस कंपनी ने इसका फेज 3 ट्रायल शुरू करा इंडिया में? फेज 3 मतलब काफी एडवांस स्टेज तक कहानी पहुंच चुकी है। आंसर है ग्लेनमार्क। ये एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क। देख लीजिए आर्टिकल, आर्टिकल लंबा था, मैंने थोड़ा सा हिस्सा बता रहा हूं आपको। सो ग्लेनमार्क इनिशिएट्स फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ फाविपीरावीर इन अप्रैल, और इन अप्रूवल मिल गया, तो बस दो पैरा पढ़ लेते हैं। Glenmark Pharmaceuticals has initiated phase 3 clinical trials in India on antiviral tablet Favipiravir, for which it received approval from the India's drug regulator, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई से अप्रूवल मिल गया है लास्ट अप्रैल में। और ग्लेनमार्क इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इनिशिएट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन फाविपीरावीर फॉर कोविड 19 पेशेंट्स। ठीक है, और फाविपीरावीर क्या है? इट इज अ जेनरिक वर्जन ऑफ एविगैम ऑफ फूजी फिल्म तयोमा केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जापान, अ सब्सिडरी ऑफ फूजी फिल्म कॉर्पोरेशन। पर इंडिया में फाविपीरावीर का ट्रायल ग्लेनमार्क करेगा। थर्ड फेज 3 पे बात यहां पे आ चुकी है। लेट अस होप, देखिए अभी क्या चल रहा है कि कुछ दवाइयों को इस्तेमाल करा जा रहा है ट्रायल के तौर पर, कुछ फायदा दिख रहा है, कहीं पे फायदा नहीं दिख रहा है। एक बार क्लिनिकली टेस्टेड पूरा मामला हो जाए ना, तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हमारी कंट्री में फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुके हैं। फाविपीरावीर का ये एंटीवायरल टैबलेट होती है। ठीक, अब इसका रिजल्ट क्या आता है? डीसीजीआई ने अप्रूव तो किया है फेज 3 ट्रायल, रिजल्ट फाइनल देखना पड़ेगा इसका। ग्लेनमार्क कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा। ओके, दो सवाल स्पोर्ट्स के। मनमीत सिंह, मनमीत सिंह, ही वॉज अ फॉर्मर नेशनल चैंपियन इन विच स्पोर्ट्स? अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं एक्चुअली, तो आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। ये सवाल आपने देखा होगा फ्रेंड्स, खासकर बैंक एसएससी एग्जाम, बैंक एसएससी और एमबीए एंट्रेंस में जैट वगैरह में सवाल देखे हैं मैंने, कि आपको प्लेयर का नाम बता देंगे और कौन से स्पोर्ट्स के हैं आपको बताना पड़ेगा। आंसर है टेबल टेनिस। ठीक है, बट ही इज अनफॉर्चुनेटली नॉट विद अस। Former men's national table tennis champion Manmeet Singh, he passed away in Montreal on Monday. He is survived by his wife and two daughters. ठीक है, अब देख लीजिएगा। He was suffering from a neurodegeneration disease, amyotrophic lateral sclerosis। ठीक है, तो एक तरह का न्यूरो डिजेनरेशन डिसीज होता है ये। इनके बारे में पढ़ लीजिए। ही वॉज नेशनल जूनियर चैंपियन, नेशनल मेंस डबल चैंपियन विथ स्कूलमेट एंड क्लोज फ्रेंड विनय चोपड़ा, बिफोर विनिंग द नेशनल सिंगल्स टाइटल बीटिंग एस श्रीराम इन हैदराबाद इन 1989। सो ही वॉज अ नेशनल लेवल नेशनल चैंपियन टेबल टेनिस प्लेयर मिस्टर मनमीत सिंह। आप उनका फोटो देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड लेट अस होप ही रेस्ट इन पीस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, या इनका नाम मैंने बलबीर सिंह दोसांझ भी है, दोसांझ। ठीक है, ये मतलब जो नाम मैंने ऑफिशियली पढ़ा था, तो इनको बलबीर सिंह सीनियर भी बोलते हैं। ही इज अ 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और यहाँ पे एक ही आएगा। 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट किस स्पोर्ट्स के, आपको बताना है। आई थिंक गेस करना आसान होगा, बिकॉज हमने इतने सारे गोल्ड मेडल हॉकी में ही जीते हैं। ठीक है, तो 3 गोल्ड मेडल जिस टीम ने जीते थे उसका हिस्सा थे बलबीर सिंह सीनियर जी। वो कौन सा ओलंपिक थे मैं आपको बताता हूं, पहले देख लीजिए खबर। ही इज क्रिटिकल नाउ। सो हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर, मैं इनका नाम सर्च कर रहा था तो मुझे बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है, ये नाम भी मिला था, पर इनको बलबीर सिंह सीनियर भी बोलते हैं। ही सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट एंड हिज कंडीशन रिमेन्स क्रिटिकल, ऐसा उनके ग्रैंडसन ने बोला है। ही इज अ ट्रिपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 96 ईयर ओल्ड, अभी हॉस्पिटलाइज करा इनको मोहाली में। ठीक,
या आप उनका फोटो देख सकते हैं। ठीक, तो बलबीर सिंह सीनियर जी का ओलंपिक टीम कौन से थे वो देख लो। सॉरी, 1948 ओलंपिक, 1952 ओलंपिक और 1956 ओलंपिक। ये ओलंपिक हुए थे लंदन में। 52 वाले ओलंपिक हुए थे हेलसिंकी में, स्कैंडिनेवियन एरिया में हेलसिंकी। और 56 वाले हुए थे मेलबर्न में। इन तीन ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मिला था और उस टीम में बलबीर सिंह सीनियर जी थे। ठीक है, लेट अस होप फॉर हिज रिकवरी नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 13 क्वेश्चंस। एक्चुअली कंटेंट पसंद है तो फ्रेंड्स लाइक करना है आपको और कमेंट करना है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इट इज अच्छे बुरे जो भी हो भाई, फीडबैक देना भी आपकी जिम्मेदारी है। कुछ बुरा है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उनको पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, और आज दिन में बढ़िया सा डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, या जो हम वर्ड रैंक बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन आने वाला है। जरूर देखिएगा दिन में वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।